हेलो स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन हिस्ट्री से फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहासकालीन सिक्के। देखिए, भारतीय इतिहासकालीन से तात्पर्य जैसे हम देखते हैं कि एंसेंट हिस्ट्री है और मिडवल हिस्ट्री। मिडवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल, उसमें कौन कौन से शासक थे जिन्होंने सिक्के चलाए। यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई नाम दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया कि निसार नाम का सिक्का किसने चलाया, जैसे जहांगीर ने चलाया था। अद्धा किसने चलाया, फिरोज तुगलक ने चलाया था। तो कुछ तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्ण नाम का जो सिक्का चलाया था वो किसने चलाया, वो मौर्यों ने चलाया था। बट वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी मेटल यानी कौन सी धातु का है, जैसे वो चांदी का था। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, चाहे सिविल सर्विस का कोई एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो। चूंकि ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है, इस पे तो आपको प्रॉपर फोकस करना होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, मैं प्रयास करूंगा कि वे क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूं। और इसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं, मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं, जितने लेक्चर होते हैं, उनसे संबंधित जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, मैं उसका एक पेपर भी बनाता हूं। वो पेपर भी आपको मिल जाएगा, उसे आप जीत आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, भारतीय इतिहासकालीन सिक्के। देखिए, सिक्के एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लेकिन इन सिक्कों की और भी भूमिका हम देख सकते हैं। जैसे अगर इतिहास के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, यानी जानकारी के स्रोत की बात करें, तो उसमें भी सिक्के मददगार साबित होते हैं। जैसे जो इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन भारत आए थे, तो उसमें मेनांडर ने जो सिक्के चलाए, मेनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन शब्द लिखा है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश सारनाथ में था, तो उस उपदेश में धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया, अर्थात धर्म रूपी पहिए का चलना। तो इसका मतलब मेनांडर के सिक्कों पर यह शब्द लिखा है तो वो बौद्ध धर्म का फॉलोवर था। इसी तरीके से कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्र बना है, यानी वो भी बौद्ध धर्म को मानता था। तो देखिए, एक इंफॉर्मेशन हमें ये दे दी। इसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि कनिष्क ने सबसे भारी और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो इसका मतलब ये था कि कनिष्क का राज्य सबसे समृद्ध यानी अपने आप में बहुत धनी राज्य था, इसलिए शुद्ध और भारी सिक्के चलाए, चूंकि इसके राज्य से सिल्क रूट गुजरता था। इसी तरीके से हम गुप्तों में देखते हैं कि गुप्तों में जो सिक्के चले, सोने के सर्वाधिक सिक्के चले, यानी गुप्तों की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी थी, यानी व्यापार वाणिज्य उन्नत था। लेकिन स्कंदगुप्त के अगर सिक्के देखें तो वो मिलावट के थे, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उसके समय जो राज्य की आर्थिक स्थिति थी वो पतन की ओर चली गई। तो मैं शुरुआत करता हूं, एंसेंट हिस्ट्री से लेकर चलेंगे। बच्चों देखिए, एंसेंट हिस्ट्री में जो पहला हमारा टॉपिक है, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता से हमें प्रॉपर कोई सिक्का नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट का मानना है, कुछ किताबों में आपने देखा भी होगा, जो लोकल बुक्स होती हैं, कि ऐसा सिक्का मिला। एक्चुअली में वहाँ सिक्का कोई नहीं मिला, वहाँ मुहर मिली, सील मिली। तो सिंधु सभ्यता में चूंकि कोई कॉइन नहीं मिली, तो वहाँ का जो व्यापार वाणिज्य था बेसिकली वो बार्टर सिस्टम से होता था। अब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की, यानी वैदिक काल की। देखिए, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में दो हिस्से होते हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग वैदिक काल, उसमें कोई सिक्का नहीं मिला। जो उसका दूसरा हिस्सा है, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल, वहाँ एक शब्द आया है जिसका नाम है निष्क। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि निष्क एक सिक्का होता था, जबकि उसके सिक्के होने के कोई प्रॉपर हमें प्रमाण नहीं मिले हैं। तो बेसिकली उसकी जो पहचान की गई है एक आभूषण से की गई। अब हम मौर्यों की बात करते हैं। देखिए, मौर्य काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का था जिसका नाम है पर्ण। ये पर्ण जो है चांदी का सिक्का था और व्यापार जो होता था बेसिकली इसी से होता था। जबकि यहाँ पर स्वर्ण शब्द भी आया है, स्वर्ण शब्द, और उसकी पहचान सोने के सिक्के से हुई है, लेकिन उसका प्रॉपर ये प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हम मौर्य काल में सिर्फ पर्ण को लेकर चलेंगे। अब हम मौर्यों के बाद यानी मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल में जब भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे, तो सबसे पहले विदेशी आक्रमण हिंद यवनों का हुआ था, इंडो ग्रीक हिंद यवन। तो ये जो हिंद यवन है, ये नॉर्थ वेस्ट में इनका आक्रमण हुआ और इनकी विशेषता ये है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, सोने के सिक्के। और इनके सिक्कों की विशेषता ये है कि लेखयुक्त सिक्के थे। जैसे इनका एक शासक हुआ है मेनांडर,
ये जो मेनांडर था, इसके सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन शब्द लिखा था। धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात धर्म रूपी पहिए का चलना, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसे धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया था। इसके बाद मौर्योत्तर काल में ही हम देखते हैं कि सातवाहन इन्होंने शासन किया। महाराष्ट्र के आसपास का जो एरिया था, महाराष्ट्र से लेकर इन्होंने आंध्र प्रदेश तक शासन किया था। तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए और पोटीन के सिक्के चलाए। पोटीन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में शीशे के सिक्के किसने चलाए थे। तो शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुषाणों की। देखिए जो कुषाण हैं, कुषाणों का जो भारत के अंदर फाउंडर था उसका नाम था कुजुल कैडफिसेस। उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके बाद जो सेकंड आता है उसका नाम है विम कैडफिसेस। ये जो विम कैडफिसेस है, इसने सोने के सिक्के चलाए। तो अब यहां पर ध्यान देना है आप लोगों को कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यवनों में। अब वो क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि कुषाणों में सबसे पहले किसने चलाए, तो इसका नाम है विम कैडफिसेस, ये ध्यान रखना है। और इसके सिक्के पर शिव नंदी त्रिशूल का चित्र बना था, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि शैव धर्म को मानता था। कुषाणों का सबसे महत्वपूर्ण शासक ये कनिष्क था, कनिष्क। और ये जो कनिष्क है, इसके सिक्के पर बुद्ध की मूर्ति बनी थी, यानी बुद्ध का चित्र बना था, जो इस चीज को दर्शा रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। देखिए कनिष्क ने जो फोर्थ बौद्ध काउंसिल थी उसका भी आयोजन कराया था। तो भारतीय इतिहास में सबसे भारी और शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी कुषाणों को जाता है। कुषाणों में भी सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। एक्चुअली में कनिष्क क्या है? कनिष्क के राज्य से सिल्क रूट, रेशम मार्ग गुजरता था। ये रेशम मार्ग एक्चुअली में रोम के जो लोग थे वो रेशम का व्यापार करते थे, रेशम के वस्त्र पहनते थे। तो रेशम का जो मार्ग था वो कच्चा रेशम चाइना से मिलता था, लेकिन वो डायरेक्ट भी आ सकते थे। लेकिन वहाँ पर पार्थिया और बैक्ट्रिया दो कंट्री ऐसे थे जिनके रोम से अच्छे संबंध नहीं थे, तो रोम से व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए रोम से जो व्यापार होता था वो मार्ग कनिष्क के राज्य से गुजरता था और कनिष्क उससे मनमाना टैक्स लेता था। यही कारण था कि कनिष्क का राज्य सबसे धनी हो गया। तो देखिए यहाँ तक हमने कनिष्क को देखा है। अब हम देखेंगे गुप्तों को। अब हम गुप्तों की बात करते हैं। गुप्त, देखिए गुप्तों का एक शासक है जिसका नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के। तो देखिए गुप्तों में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए थे। और इनके सोने के जो सिक्के थे इसे दिनार नाम दिया गया है। दिनार, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है और आईएएस में भी पूछा जा चुका है कि इनके सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दिनार, ये ध्यान रखना है। एक शासक है इनका चंद्रगुप्त सेकंड। ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने दो काम किए थे। एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और एक चांदी का सिक्का चलाया था। और इस चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं और सोने के सिक्के को दिनार कहते हैं। देखिए भारतीय इतिहास में अगर हम सर्वाधिक सोने के सिक्कों की बात करते हैं तो सर्वाधिक सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए। लेकिन इनका एक शासक था जिसका नाम स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ। इसने हुणों को पराजित तो कर दिया, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इसकी जानकारी इसके सिक्कों से मिलती है, चूंकि इसने मिलावट के सिक्के चलाए थे। मिलावट के सिक्के चलाए, तो ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि मिलावट के सिक्के किसने चलाए थे। तो देखिए यहाँ तक एंसेंट हिस्ट्री में सिक्के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यानी हर्षवर्धन के बाद राजपूत काल शुरू होता है। लेकिन राजपूत काल में सामंतवाद आया और सामंतवाद के आने के कारण जो भारत का व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ और सिक्कों का अभाव हमें देखने को मिलता है। चूंकि जीएस की क्लास है
तो महत्वपूर्ण जो शासक है मैं उन्हीं को लेकर चलूँगा। अब हम लेकर चलेंगे मिडवल हिस्ट्री, और मिडवल हिस्ट्री में यानी दिल्ली सल्तनत में किस किस शासक ने, किस किस सुल्तान ने कौन कौन से सिक्के चलाए। तो अब हम मिडवल हिस्ट्री में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को लेकर चलेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के जितने शासक हुए हैं ये तुर्की थे, 5 वंश हुए हैं जो, लेकिन जो लास्ट का वंश है लोदी वंश वो अफगानी था। तो इस 5 वंशों के जो शासक थे उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए। चूंकि ये लोग तुर्की हैं और तुर्कियों को भारत में एक नई मुद्रा प्रणाली लागू करने का श्रेय जाता है, तो इसमें अगर हम गोरी की बात करते हैं तो गोरी ने जो भारत के अंदर सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम शब्द लिखा था, मोहम्मद बिन साम शब्द लिखा था। इसके साथ साथ इसने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, अर्थात इसके सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। अब हम लेकर चलेंगे जो इनका फाउंडर है भारत के अंदर, संस्थापक, और इस संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, ऐबक ने कोई सिक्का नहीं चलाया, ये ध्यान रखना है। एक्चुअली में ऐबक प्रॉपर सुल्तान नहीं था, ऐबक गोरी का गुलाम था और गोरी की मृत्यु पहले ही हो गई, अर्थात ये दास्ता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी और इसने कोई सिक्का नहीं चलाया। लेकिन इसके दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था हसन निजामी। उसने एक पुस्तक भी लिखी है ताजुल मासिर। वो कहता है कि दिरहम नामक सिक्का इसने चलाया था, लेकिन वो बिल्कुल इसने नहीं चलाया। वो इसलिए लिखता है चूंकि इसने उसे प्रोटेक्ट किया है, अपने दरबार में संरक्षण दिया। तो दिल्ली सल्तनत में पहला नाम इल्तुतमिश का आता है, इल्तुतमिश जिसने सिक्के चलाए। देखिए, इसने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए और एक टकसाल भी बनाई। इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक का नाम है टंका और एक का नाम था जीतल। देखिए, टंका जो है ये चांदी का था और जीतल जो है ये तांबे का था। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले टकसाल विभाग किसने बनाया? इल्तुतमिश ने, और इसने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए। फिर ये भी पूछता है कि टंका या जीतल किसने चलाया और ये कौन सी मेटल के थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने विश्व विजेता बनने की घोषणा की थी, और इससे पहले विश्व विजेता बनने की जो घोषणा की थी वो सिकंदर ने की थी, अलेक्जेंडर ने की थी। तो इसने अपने सिक्कों पर, जो इसने सोने का सिक्का चलाया था, उस सिक्के पर सिकंदर ईसानी या सिकंदर ईसान शब्द लिखवाया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके सिक्कों पर सिकंदर ईसान शब्द लिखा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। अब इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। तो देखिए, एमबीटी का जो सिक्के चलाए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सिक्का है उसका नाम है अदली। ये चांदी का सिक्का था। इसके साथ साथ अब हम लेकर चलेंगे फिरोज तुगलक को, और फिरोज तुगलक के 3 सिक्कों के नाम आते हैं। एक का नाम है अद्धा, एक बिक आता है बिक, और एक शशगनी सिक्का आता है शशगनी। ये 3 सिक्के इसने चलाए, और एक नाम लास्ट में यहाँ लेकर चलेंगे हम, बहलोल लोदी। ये जो बहलोल लोदी है, ये जो लोदी डायनेस्टी होती थी उसका फाउंडर है ये। तो बहलोल लोदी का जो सिक्का है उसका नाम बहलोली है, बहलोली। देखिए, इसके नाम से ही पता लग रहा है बहलोली, चूंकि इससे मिलता जुलता ये नाम है कि बहलोली सिक्का किसने चलाया? बहलोल लोदी ने। अब ये नाम तो मैंने आपको बता दिए, चूंकि जीएस में जनरली यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन इसके बाद जैसे सिकंदर लोदी आता है, इब्राहिम लोदी आता है, कुछ स्टूडेंट्स का मानना होगा कि उन्होंने कौन सा सिक्का चलाया। एक्चुअली में उनका कोई महत्वपूर्ण सिक्का नहीं था, तो उनके समय यही सिक्के चलते रहे। अब इनका जो अंतिम शासक है जिसका नाम इब्राहिम लोदी है, 1526 में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी हत्या करेगा और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो अब हम जो लेकर चलेंगे, अब हम मुगल कालीन सिक्के लेकर चलेंगे।
मुगलों का जैसे फाउंडर है बाबर, तो बाबर से लेकर मुगल काल जो सक्सेस रहा औरंगजेब के समय तक रहा। तो औरंगजेब के समय तक किस किस शासक ने कौन कौन से सिक्के चलाए, वो कौन सी मेटल के बने थे, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, मुगल काल की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो मुद्रा प्रणाली थी या मुद्रा व्यवस्था ये बहुत ही विकसित स्थिति में हुई। यहाँ पर तीनों धातुओं के सिक्के चले और उन तीनों धातुओं में जैसे चांदी के हैं, तांबे के हैं और सोने के, वहाँ पर मिक्स यानी मिश्रित धातु के भी सिक्के बनाए गए। तो देखिए, यहाँ पर जो सिक्के चले, यहाँ पर टकसाल विभाग भी बनाया गया। सर्वाधिक जो टकसाल थी ये औरंगजेब के समय बनी। और रुपया जो है, जो चांदी का होता था, सर्वाधिक रुपये की जो ढलाई हुई वो औरंगजेब के समय हुई। तो ये जो टकसाल होता था, इसका जो अधिकारी होता था उसे हम दरोगा एक टकसाल कहते थे, टकसाल। और ये जो टकसाल है, ये जो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये विभाग होता था। यहाँ पर यह भी व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी धातु लाकर टकसाल में सिक्के की ढलाई करा सकता था, कोई भी व्यक्ति। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी धातु से सिक्के की ढलाई कराता है तो उसे 5.6% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना होता था। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। ये जो बाबर है 1526 में भारत में आया है। 1526 में पानीपत के जो पहला युद्ध था उसमें इसकी जीत हुई और मुगल साम्राज्य का फाउंडर बना। और 29 तक लगातार इसने 4 युद्ध किए और 30 में मृत्यु हो गई। चूँकि इसे शांतिपूर्ण शासन करने का मौका नहीं मिला, लगातार युद्ध करता रहा, तो इसे भारत में प्रॉपर कोई सिक्का जारी करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। चूँकि ये काबुल से आया था, अफगानिस्तान, तो इसने काबुल में एक सिक्का जारी किया था। और काबुल में जो इसने सिक्का जारी किया उसका नाम शाहरुख था, शाहरुख। वहीं इसने कंधार में भी एक सिक्का जारी किया और उसका नाम बाबरी था, बाबरी। अब इसके बाद हम लेकर चलेंगे शेरशाह सूरी। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो शेरशाह सूरी है ये मुगल शासक नहीं है। मुगलों का जो फाउंडर था बाबर था, 26 से लेकर 30 तक शासन किया। फिर उसके बाद हुमायूं ने 30 से लेकर 40 तक शासन किया। 40 में एक नाम आता है फरीद खान, जिसे शेर खां भी कहते थे। उसने 1540 में एक युद्ध लड़ा था, कन्नौज/बिलग्राम का युद्ध, और उसमें उसने हुमायूं को पराजित किया, यानी वही है शेरशाह सूरी। और 1540 में भारत पर अधिकार कर लिया। तो 40 से 45 तक ये शासन करेगा। फिर इसके बाद इस्लाम शाह सूर आता है, आदिल शाह सूर और सिकंदर सूर। यानी 40 से लेकर 55 तक का जो काल है ये सूरवंशी अफगानी है। तो इसमें जो शेरशाह सूरी चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, तो इसके जो सिक्के हैं मैं यहीं पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। शेरशाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष तक शासन किया और इसमें भी लगातार युद्धरत रहा। अचानक 1545 में कालिंजर अभियान में इसकी मृत्यु हो गई, बारूद में आग लगने से। इसके जितने भी काम थे सब अधूरे काम थे। उन अधूरे कामों को अकबर ने पूरा किया और अकबर को महान बनने का श्रेय मिल गया। तो इस सूरी ने जो भारत के अंदर सिक्के चलाए, इसने जो सोने का सिक्का चलाया था, इसके सोने का सिक्का अशरफी, इसका नाम अशरफी है, कुछ किताबों में अशरफ भी लिखा है। इसने चांदी का रुपया चलाया, और इसने तांबे का दाम चलाया। तो देखिए, चांदी के सिक्के तो भारत में पहले भी चले, लेकिन अगर हम रुपया शब्द की बात करें तो रुपया शब्द शेरशाह सूरी की देन है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो चांदी का रुपया था ये 180 ग्रेन का था। ग्राम नहीं है, ग्रेन है। ये 180 ग्रेन लगभग 12 ग्राम के आसपास होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो चांदी का सिक्का है वो कितने ग्रेन का था। अकबर का 178 है। तो ये ध्यान रखना है, रुपया जो शब्द है ये शेरशाह सूरी की देन थी।
तो शेरशाह सूरी में इतना ही देखेंगे। और भारत के अंदर जो मुद्रा व्यवस्था है उसे प्रॉपर एक रूप देने का, एक सैद्धांतिक रूप देने का श्रेय भी शेरशाह सूरी को जाता है। अब शेरशाह सूरी के बाद आता है अकबर, उसको लेकर चलेंगे हम। अकबर, देखिए अगर मुगल शासकों की बात की जाए, मुगल, चूंकि शेरशाह सूरी मुगल नहीं था, चूंकि वो बीच में था, मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया है, तो सबसे विकसित मुद्रा व्यवस्था को लागू करने का श्रेय अकबर को जाता है। इसने 1577 में फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने अपनी कैपिटल भी बनाई थी, यहाँ पर एक्चुअली में अकबर के दरबार में एक चित्रकार था जिसका नाम ख्वाजा अब्दुल समद था। इसे अपनी टकसाल विभाग का प्रभारी बनाया था। तो चूंकि अकबर भी एक सेकुलर शासक था, धर्म सहिष्णु था, तो इसने अपनी मुद्रा व्यवस्था में उसका परिचय दिया। जैसे इसने अपने सिक्कों पर सीताराम का चित्र बनवाया, तो कहा जाता है कि इसने सियाराम प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसके साथ साथ 1601 में देखिए अकबर का जो अंतिम अभियान था वो 1601 में हुआ था और इसने असीरगढ़ की विजय की थी, असीरगढ़। और इस विजय के उपलक्ष्य में जो इसने सिक्के चलाए उस पे बाज का चित्र बना था, यानी इसने बाज प्रकार के सिक्के चलाए। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बाज प्रकार के सिक्के किस विजय अभियान के श्रेय के रूप में चलाए थे, या असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा सिक्का चलाया था, ये ध्यान रखना है। तो इसके अगर हम सोने के सिक्कों की बात करें, इसने 3 सोने के सिक्के चलाए, ये ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है ना कि ये सिक्का किस धातु का बना है, तो इसने एक मोहर थी, एक मोहर है, एक इलाही है, इलाही, और एक संसद। देखिए मोहर जो सिक्का है ये 9 ग्राम का होता था और इलाही 10 ग्राम का होता था, और संसद इसका सबसे बड़ा सिक्का था, सबसे बड़ा। जो उत्तराखंड स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात का ध्यान रखना, पिछले उत्तराखंड पीसीएस जीएस में क्वेश्चन पूछा था कि अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था, तो ध्यान रखना है संसद सबसे बड़ा सिक्का था इसका, ये ध्यान रखना है, पिछली बार आ चुका है। मोहर और इलाही ये 2 अन्य सिक्के हैं जो सोने के थे। दूसरी विशेषता ये है कि जो इलाही सिक्का है ये गोल सिक्का था, गोल। ये ध्यान रखना है कि इनमें कौन सा सिक्का ऐसा है जो गोल था। तो ये सोने के सिक्के मैंने डिस्कस किए, अब हम लेकर चलेंगे चांदी के सिक्के अकबर के। तो इसने चांदी का रुपया चलाया और जलाली दूसरा सिक्का है जलाली, ये चलाया। जो अकबर का रुपया है, ये जो शेरशाह सूरी का रुपया था उसी का एक परिवर्तित संशोधित रूप है, मॉडिफाइड किया गया है, और ये 178 ग्रेन का था। और जलाली की विशेषता यह है ये चकोर सिक्का था। अब यहाँ 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के सामने आए हैं। सबसे पहले वो देगा आपसे मोहर, इलाही, संसद और जलाली दे सकता है कि निम्न में कौन सा सिक्का ऐसा है जो सोने का नहीं है, तो ये छांट लेना है कि जलाली है। भाई चकोर कौन सा है, जलाली है। गोल कौन सा है, इलाही है। सबसे बड़ा कौन सा है, संसद, ये ध्यान रखना है। इसने तांबे के सिक्के भी चलाए थे, और ये जीतल और दाम, ये इनके 2 नाम आते हैं। तो अकबरकालीन सिक्के मैंने डिस्कस किए। अब हम लेकर चलेंगे जहांगीर को। अब हम जहांगीर को लेकर चलेंगे। देखिए जहांगीर पहला ऐसा शासक है जिसने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, अपनी आकृति बनवाई। आकृति अभी तक किसी भी शासक ने अपनी आकृति नहीं बनवाई थी, कोई बादशाह ऐसा नहीं था। इसके कुछ सिक्के ऐसे हैं जिस पर नूरजहां का भी चित्र बना है। एक्चुअली में नूरजहां से इसका विवाह हुआ था, तो नूरजहां ने एक जुनता गुट बनाया था जिसका प्रशासन में बड़ा बोलबाला था, तो नूरजहां नाम के भी सिक्के चले। और कुछ सिक्कों पर तो जहांगीर
अपने हाथ में शराब का प्याला लिए हैं, शराब का प्याला लिए हुए भी इसने सिक्के चलाए। लेकिन इसके समय का जो महत्वपूर्ण सिक्का था वो निसार था, निसार, और ये निसार चांदी का सिक्का था। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निसार नामक सिक्का किसने चलाया? वो जहांगीर है। अद्दा, बिक, ससगनी, फिरोज तुगलक है ना? तो ये ध्यान रखना है। इसमें कई बार इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली कि उसने कौन सा चलाया। तो जब हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो सिक्कों पे डिस्कस किया जा सकता है और बहुत ही कूल होके मन मन में एक पिक्चर बना के इन्हें याद करें तो याद करना बहुत टफ नहीं है। जहांगीर। अब हम बात करेंगे शाहजहां की। देखिए शाहजहां के समय एक सिक्का चला और उसका नाम था आना, और लास्ट में एक शासक आता है औरंगजेब। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब की पहली विशेषता तो यही है कि औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया, लिखवाना बंद किया। ये ध्यान रखना है कि कौन सा शासक ऐसा था जिसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद किया। वो कौन है? औरंगजेब। और वो ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा शासक है जिसने सिक्कों पर कलमा लिखवाने की शुरुआत की थी। तो शुरुआत करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। और समाप्त किसने किया? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने इस कलमे के स्थान पर एक नाम आता है मीर अब्दुल बाकी साईबाई। देखिए ध्यान रखना है, मीर अब्दुल बाकी साईबाई, इसके जो पद्य लिखे थे उनकी लाइनें अंकित कराई। और इसकी एक विशेषता ये है कि रुपया यानी रुपये नाम का जो सिक्का चलाया गया सर्वाधिक इसी के समय चला, औरंगजेब के समय। और औरंगजेब के बाद जो शासक आए मुगल बादशाह, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, मुगलों का पतन भी शुरू हो गया, तो उनके समय के जो सिक्के थे उनकी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती। तो देखिए इस टॉपिक में जितने इंपॉर्टेंट बादशाह थे, किसने कौन कौन से सिक्के चलाए, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इससे संबंधित पेपर आप लोगों को जीत IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।